इस सेशन में हम बात करेंगे स्टेप्स टू बी फॉलोड फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम प्रिपेयर करने के लिए आप क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे और कैसे आप कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम कंप्यूट करेंगे और टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करेंगे। तो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम की अगर हम बात करें कि जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको आईटीआर फॉर्म फाइल करना होता है। आईटीआर 1 to 7, 7 तरह के आईटीआर जो आईटीआर फॉर्म्स होते हैं, 7 तरह के जो आईटीआर फॉर्म्स है वो प्रिस्क्राइब किए गए हैं इनकम टैक्स लॉ के अंदर। तो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम का मतलब है समरी समरी ऑफ योर इनकम, समरी ऑफ योर इनकम कि आपके केस में क्या क्या इनकम्स है। सैलरी इनकम है, रेंटल इनकम है, बिजनेस इनकम है, प्रोफेशनल इनकम है, आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की है तो ऐसे में कोई कैपिटल गेन अराइज हुआ है, अदर सोर्सेज हेड के अंदर कोई इंटरेस्ट इनकम है। तो बेसिकली आपकी इनकम डिटेल्स की एक समरी प्रिपेयर की जाती है जिसे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम कहा जाता है। अगर मैं बात करूं कंप्यूटेशन ऑफ इनकम तो एज सच इनकम टैक्स लॉ के अंदर यह कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन जब भी आप कभी किसी बैंक में लोन्स के लिए अप्लाई करते हैं या कहीं पर भी आपको अपनी इनकम डिटेल्स जो है देनी होती है तो वहां पर आपसे आईटीआर और आपकी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम दो डॉक्यूमेंट जनरली आपसे मांगे जाते हैं। तो आईटीआर मींस आपने जो फॉर्म फाइल किया है वो फॉर्म या उसकी एक्नॉलेजमेंट, और कंप्यूटेशन ऑफ इनकम मींस आपकी जो इनकम डिटेल्स है समराइज्ड फॉर्म में वो आपसे मांगी जाती है। तो ऐसे में कंप्यूटेशन ऑफ इनकम कैसे प्रिपेयर करते हैं? इनकम टैक्स लॉ के अंदर एज सच कोई फॉर्मेट, एज सच कोई स्टेप्स जो है इनकम टैक्स लॉ के अंदर नहीं बताए गए हैं फॉर प्रिपेयरिंग कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी फॉर्मेट चाहे उस फॉर्मेट के तहत कंप्यूटेशन ऑफ इनकम प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं आपको 2-3 फॉर्मेट्स जो है आपके सामने रखूंगा और 2-3 फॉर्मेट्स की जो है पीडीएफ फाइल्स भी जो है अपलोड कर दी जाएगी, जहां से आप देख सकते हैं कि किस तरह के फॉर्मेट्स बेसिकली जो है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम के लिए जो है यूज किए जाते हैं। हालांकि आप अपनी मर्जी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग उन फॉर्मेट्स को चेंज कर सकते हैं, ऐसा वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट्स नहीं है। काफी सारे लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो ऐसे में डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर जो है वो अलग अलग तरह की कंप्यूटेशन प्रिपेयर करते हैं। तो ऐसे में हो सकता है आपकी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम प्रिपेयर करने का तरीका अलग हो और किसी दूसरे व्यक्ति की कंप्यूटेशन ऑफ इनकम प्रिपेयर करने का तरीका अलग हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बेसिकली जो मेन बात है कि आपको अपनी इनकम डिटेल्स को सही से समराइज करना है, ताकि आप जब आईटीआर फाइल करें ऑन द बेसिस ऑफ दैट समरी तो सही आईटीआर आप फाइल करें, सही टैक्स लायबिलिटी आप डिस्चार्ज करें। तो यहां पर सबसे पहली बात कि इनकम कंप्यूट करने के लिए इनकम कंप्यूट करने के लिए आपको जो है कुछ कुछ बेसिक डिटेल्स जिसके लिए भी आप कंप्यूटेशन ऑफ इनकम प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो खुद के लिए कर रहे हैं या किसी और व्यक्ति के लिए कर रहे हैं। तो कुछ बेसिक डिटेल्स जैसे कि परमानेंट अकाउंट नंबर, तो जिस भी व्यक्ति की आईटीआर फाइल की जा रही है उसका परमानेंट अकाउंट नंबर आपके पास होना जरूरी है। आधार नंबर, बैंक डिटेल्स, कॉन्टेक्ट डिटेल्स। तो ये बेसिकली कुछ डिटेल्स है जो आपके पास होनी चाहिए जब भी आप किसी के लिए आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं। तो परमानेंट अकाउंट नंबर की जो फोटोकॉपी है उसको आप मेंटेन कर सकते हैं, आधार कार्ड की फोटोकॉपी को आप मेंटेन कर सकते हैं। बैंक डिटेल्स, तो बैंक डिटेल्स में ध्यान रखें आपको जो है आईएफएससी कोड, बैंक अकाउंट नंबर जो है वो मेनली जो है मैंडेटरी फील्ड है, आईटीआर फाइल करते हुए वो आपको एंटर करना होता है। तो ऐसे में ये भी ध्यान रखना है कि किसी भी यूजर के जितने भी एक्टिव बैंक अकाउंट्स हैं उन सभी की डिटेल्स आपको आईटीआर फॉर्म्स के अंदर जो है फिल करनी होती है। कॉन्टैक्ट डिटेल जैसे कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सभी डिटेल जो है आप मेंटेन करेंगे अपनी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम के अंदर। उसके बाद जो सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहले जिसके लिए भी आप आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं उसका रेजिडेंशियल स्टेटस आपको पता करना है।
हालांकि अगर मैं बात करूं प्रैक्टिकली ऐसा बहुत कम लोग करते हैं। तो एक बात का जरूर ध्यान रखें, जहां पर भी किसी भी व्यक्ति का आउट ऑफ इंडिया आना जाना लगा रहता है, वहां पर आपको रेजिडेंशियल स्टेटस जरूर चेक करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपको पता है कि वो इंडिया से बाहर जाता ही नहीं है, तो ऐसे में वहां पर रेजिडेंशियल स्टेटस पता करना इररिलेवेंट है। रीजन बिंग, वो जो है अगर कहीं आउट ऑफ इंडिया जाता ही नहीं है, इंडिया से बाहर जाता ही नहीं है, इंडिया में ही रहता है, तो ऐसे में वो हमेशा क्या होगा, रेजिडेंट होगा। तो ऐसे में सबसे पहले आपको रेजिडेंशियल स्टेटस पता करना है। रेजिडेंशियल स्टेटस इसलिए पता करना जरूरी है कि रेजिडेंशियल स्टेटस के बेस पर ही आप यह पता लगा सकते हैं कि जो ग्लोबली जो इनकम है, जो इंडिया में जो इनकम है एज वेल एज आउटसाइड इंडिया जो इनकम है, वो टैक्सेबल होगी या नहीं। तो इसलिए जो है हमारे लिए रेजिडेंशियल स्टेटस पता लगाना जरूरी हो जाता है। आफ्टर दैट आपको जो है इनकम कैलकुलेट करनी है। तो इनकम के लिए जिस भी व्यक्ति की आप आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं, तो उस व्यक्ति के लिए जो है आप इनकम डिटेल्स जो है, इनकम डिटेल जो है उस व्यक्ति से आप क्या करेंगे, पता करेंगे कि जैसे कि उस व्यक्ति की क्या इनकम है, क्या सोर्स ऑफ इनकम है। अगर वो एक सैलरीड पर्सन है, तो ऐसे में सैलरीड पर्सन के लिए इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में जो इनकम है वो टैक्सेबल होगी। और इसके लिए आप फॉर्म 16 जो है वो रेफर कर सकते हैं। एम्प्लॉयर क्या करता है, जितनी भी सैलरी एम्प्लॉय को पे करता है, उस पर जो भी टीडीएस डिडक्ट करता है, उसके लिए फॉर्म 16 जो है वो एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है। तो जब भी आप किसी सैलरीड पर्सन के लिए आईटीआर फाइल कर रहे हैं, तो ऐसे में फॉर्म 16 आपके पास होना चाहिए, जिसके बेस पर आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं। हो सकता है काफी सारे केसेस में जहां पर जो है फॉर्म 16 एम्प्लॉयर के द्वारा इशू नहीं किया जाता, सिंस वो वहां पर एप्लीकेबल नहीं है, जो सैलरी है वो कम है, टीडीएस से डिडक्ट नहीं होता है। तो ऐसे में काफी सारे एम्प्लॉयर क्या करते हैं, फॉर्म 16 इशू नहीं करते। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, सैलरी स्लिप, सैलरी स्लिप्स या फिर सैलरी सर्टिफिकेट के बेसिस पर जो है, सैलरी सर्टिफिकेट के बेसिस पर जो है आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, एम्प्लॉय जो है अपने एम्प्लॉयर को रिक्वेस्ट करता है कि उसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, तो इसके लिए वो एक सैलरी सर्टिफिकेट या सैलरी स्लिप्स इशू कर दे, जिसके बेसिस पर यह पता लगाया जा सके कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कितनी सैलरी दी है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर ये भी अवेलेबल नहीं है, तो हम बैंक स्टेटमेंट के बेसिस पर भी जो है सैलरी इनकम पता कर सकते हैं। सैलरी अगर आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट की जा रही है बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय, तो ऐसे में बैंक स्टेटमेंट से भी यह पता लगाया जा सकता है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एम्प्लॉय को कितनी सैलरी रिसीव हुई है। इन सब के बावजूद भी अगर यह पता नहीं लगाया जा रहा, बैंक स्टेटमेंट, मान लीजिए कोई एम्प्लॉयर जो है कैश सैलरी प्रोवाइड करता है, तो ऐसे में अब क्या करना होगा, आपको जो है सैलरी की डिटेल खुद ही प्रिपेयर करनी हो। जो भी आपके पास रेलिवेंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उनके बेसिस पर आप क्या करेंगे, अपनी सैलरी इनकम पता करेंगे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगेन हाउस प्रॉपर्टी है, आपने रेंट पर दी है, रेंटल इनकम आप अर्न कर रहे हैं, तो ऐसे में वो रेंटल इनकम क्या होगी, इनकम अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल होगी। तो ऐसे में रेंटल इनकम जो है अगेन आप बैंक स्टेटमेंट के बेसिस पर पता लगा सकते हैं, रेंट एग्रीमेंट के बेसिस पर पता लगा सकते हैं, या फिर जो रेंट रिसीट्स होती हैं उनके बेसिस पर पता लगा सकते हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आप रेंटल इनकम के लिए मेंटेन करते हैं, उनके बेसिस पर आप रेंटल इनकम जो है वो कैलकुलेट करते हैं। एक बात का वो ध्यान रखना है कि इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इन सभी हेड्स में कुछ डिडक्शंस आपको दी जाती है जो कि हेड स्पेसिफिक डिडक्शंस है। मींस हेड के अंदर ही, फॉर एग्जांपल इनकम फ्रॉम सैलरी में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, या फिर प्रोफेशनल टैक्स की अगर आप पेमेंट करते हैं उसकी डिडक्शन मिलती है, एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन मिलती है। हाउस प्रॉपर्टी में अगेन आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, अगर आपने इंटरेस्ट पेमेंट की है हाउसिंग लोन पर, उसकी डिडक्शन आपको मिलती है। हाउस प्रॉपर्टी टैक्स आपने जो है, प्रॉपर्टी टैक्स आपने पे किया है, उसकी डिडक्शन मिलती है। तो जो भी डिडक्शंस आपके केस में एप्लीकेबल है, वो डॉक्यूमेंट्स भी आपको क्या करने हैं, मेंटेन करने हैं, ताकि आप जब उनकी डिडक्शंस क्लेम करें, तो कल को अगर डिपार्टमेंट आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपसे उसके रिगार्डिंग मांगता है, तो वो आप उनको प्रोवाइड कर सके। सेम वे में प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, अगर आप बिजनेस और प्रोफेशन रन करते हैं, तो ऐसे में आप क्या करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। और बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बेसिस पर आप क्या प्रिपेयर करते हैं, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट से आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो है
बिजनेस इनकम जो है वो ड्राइव आउट कर सकते हैं और उसके बेसिस पर अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। कैपिटल गेन, अगर आपने कोई कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर की है, आपने कोई अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट की है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, या फिर आपने गोल्ड सेल की है, शेयर्स के अंदर आप सेल परचेज कर रहे हैं, तो कोई भी कैपिटल एसेट जिसका आपने ट्रांसफर किया है, कैपिटल गेन अराइज हुआ है, तो इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन क्या होगी, टैक्सेबल होगी। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, बाकी सभी इनकम जो फोर हेड्स में फॉल नहीं करते हैं, वो जो है आपका रेस्ट जो हेड बच जाता है अदर सोर्सेज हेड में, वो टैक्सेबल होते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे कि इंटरेस्ट इनकम है, आपने कोई फिक्स डिपॉजिट जो है वो मेंटेन की है, उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, या कोई कैजुअल इनकम है, जैसे आपने जो है लॉटरी जीती है, लॉटरी में जो प्राइज आपको मिला है वो भी क्या है, अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल है। अपने पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट मेंटेन किया है, उसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो वो भी क्या है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल है। तो इस तरह आपको बेसिकली क्या करना है, जिस भी पर्सन के लिए आप आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं, उससे आप जो है उसकी इनकम डिटेल्स पता करेंगे, और इनकम डिटेल्स के रिगार्डिंग जो भी डॉक्यूमेंट्स उसके पास अवेलेबल है वो आप क्या करेंगे, उसको आप स्टडी करेंगे, और उसके बेसिस पर जो है आप उनकी इनकम को 5 हेड्स में कैटेगराइज करेंगे, और यहां से आपकी क्या आ जाती है, ग्रोस टोटल इनकम। जो 5 हेड्स की जो इनकम का टोटल होता है वो ग्रोस टोटल इनकम होता है। एक बात ध्यान रखें, ईच हेड में कोई ना कोई स्पेसिफिक डिडक्शन या अलावेंस जो है, जिसकी एग्जिम्पशन मिलती है या डिडक्शन मिलती है, अगर वो आपके केस में अवेलेबल है तो वो भी आप क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे, और उसके बाद ही जो है सही इनकम जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर कंसीडर ऑल द डिडक्शंस एंड अलाउंसेस गिवन अंडर द रिस्पेक्टिव हेड। तो ईच हेड में इटसेल्फ क्या दी गई है, कुछ डिडक्शंस दी गई है और कुछ एग्जिम्पशंस दी गई है बिफोर अराइविंग एट द नेट इनकम। तो ग्रोस टोटल इनकम का मतलब है कि ये जो डिडक्शंस और एग्जिम्पशंस है जो रिस्पेक्टिव हेड में दी जाती है, उसके बाद आफ्टर दैट डिडक्शन जो है आपकी ग्रोस टोटल इनकम आती है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक्सक्लूड द इनकम एग्जेप्ट अंडर सेक्शन 10। जो इनकम सेक्शन 10 में एग्जेप्ट होती है उसको आप क्या करेंगे, लेस करेंगे, एग्जेप्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल सेक्शन 10(13)(a) में हाउस रेंट अलाउंस की आपको क्या मिलती है, एग्जेम्पशन मिलती है। सेक्शन 10 क्लोज 5 में आपको क्या मिलता है, लीव इनकैशमेंट की जो है एग्जेम्पशन मिलती है। तो इस तरह की कोई भी एग्जेम्पशन जो सेक्शन 10 में है वो आप क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। Aggregate of income computed under 5 heads of income after applying clubbing provisions and making adjustment of set off and carry forward of losses is known as gross total income। जब आप ग्रोस टोटल इनकम से क्लबिंग ऑफ इनकम मीन जब किसी दूसरे व्यक्ति की इनकम आपकी इनकम में ऐड कर दी जाती है, फॉर एग्जांपल आप जो है पेरेंट्स हैं और आपके जो बच्चे हैं वो माइनर है, और उनकी कोई इनकम है तो वो क्या कर दी जाती है, पेरेंट्स की इनकम में क्लब कर दी जाती है। तो ऐसी अगर कोई इनकम है उसको भी क्या किया जाएगा, उसको भी ऐड कर दिया जाएगा। और अगर कोई लॉसेज है, मान लीजिए लास्ट ईयर जो है आपने बिजनेस में लॉस इनकर किया था, तो ऐसे में उस लॉस को आपने कैरी फॉरवर्ड कर दिया था। करंट ईयर में अगर आपकी बिजनेस इनकम है तो आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर का जो बिजनेस लॉस है उसको करंट ईयर के बिजनेस प्रॉफिट से आप एडजस्ट करेंगे। तो क्लबिंग ऑफ इनकम प्रोविजन को अप्लाई करने के बाद और सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस की एडजस्टमेंट करने के बाद जो आपकी इनकम आती है उसको बोला जाता है ग्रोस टोटल इनकम। और इस ग्रोस टोटल इनकम से आप क्या करते हैं, चैप्टर 6(a) की डिडक्शन डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U आप क्या करेंगे, लेस करेंगे। और जब आप ग्रोस टोटल इनकम से चैप्टर 6(a) की डिडक्शन आप लेस कर देते हैं, उसके बाद जो इनकम आती है उसको बोला जाता है टोटल इनकम। और इस टोटल इनकम को राउंड ऑफ किया जाता है अंडर सेक्शन 288A में। उसके बाद पार्शियल इंटीग्रेशन, अगर आपके केस में एग्रीकल्चर इनकम अवेलेबल है तो आप क्या करेंगे, ऐड एग्रीकल्चर इनकम इन द टोटल इनकम कैलकुलेटेड इन स्टेप नंबर 6। तो यहाँ पर आपकी जो टोटल इनकम आती है उसमें आप एग्रीकल्चर इनकम जो है वो ऐड करेंगे। देन कैलकुलेट टैक्स ऑन द एग्रीगेट एज इफ सच एग्रीगेट इज द टोटल इनकम। तो आपको क्या करना है, एग्रीकल्चर इनकम को ऐड करने के बाद उस पर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। और नेक्स्ट स्टेप में जो भी आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती है, इन केस ऑफ इंडिविजुअल 2,50,000, इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन 3 लाख, इन केस ऑफ वेरी सीनियर सिटीजन 5 लाख, इसमें आप क्या करेंगे, एग्रीकल्चर इनकम ऐड करेंगे और जो है उस पर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। आफ्टर दैट पॉइंट नंबर 7 में जो आपका टैक्स आता है उसमें से आप लेस कर देंगे पॉइंट नंबर 8 में जो आपका टैक्स आया है। और उसके बाद आपकी क्या आ जाती है, नेट टैक्स लायबिलिटी। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपकी स्पेशल इनकम है, स्पेशल इनकम है जिस पर स्पेशल टैक्स रेट्स अप्लाई होते हैं, वो उस पर आप क्या करेंगे, कैलकुलेट इनकम टैक्स ऑन कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 111A, 112 एंड 112A। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे,
स्पेसिफिक रेट्स पर जो इनकम टैक्सेबल है उन पर आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह कैजुअल इनकम है, कैजुअल इनकम के केस में 30% की जो टैक्स रेट्स होती है जो कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल है, जैसे कि आपकी लॉटरी इनकम है, इनकम फ्रॉम हॉर्स रेसेस है। तो इस तरह की जो इनकम है जिस पर 30% की टैक्स रेट अप्लाई होती है उन पर आप क्या करेंगे, उस टैक्स को अलग से कैलकुलेट करेंगे। The balance of amount of income tax left as per 9, that is net tax liability plus the amount of income tax at point number 10, that is special rate से जो टैक्स लगाया जाता है will be the income tax in respect of the total income। ये आपका क्या होगा, टोटल टैक्स होगा। एप्लीकेबल अप्लाई सरचार्ज इफ एप्लीकेबल, अगर सरचार्ज एप्लीकेबल है तो ऐसे में आप क्या करेंगे, सरचार्ज अप्लाई करेंगे। और अगर मार्जिनल रिलीफ अवेलेबल है तो आप मार्जिनल रिलीफ भी क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। और उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद टैक्स लाइबिलिटी को इंक्रीज करेंगे 4% से, जो कि है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो ध्यान रखें, सरचार्ज लगाने के बाद जो है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस अप्लाई किया जाता है। उसके बाद अगर आपका कोई टैक्स क्रेडिट है इन द फॉर्म ऑफ टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स, तो वो आप क्या करेंगे, लेस करेंगे। अगर आपने कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है उसको आप लेस करेंगे। और अगर कोई डबल टैक्सेशन रिलीफ एप्लीकेबल है आपके केस में अवेलेबल है वो आप लेस करेंगे। द बैलेंस ऑफ अमाउंट लेफ्ट आफ्टर डिडक्शन शेल बी दी नेट टैक्स पेबल, और इसको आप क्या करेंगे, सेक्शन 288 बी में राउंड ऑफ करेंगे और इस नेट टैक्स को आप क्या करेंगे, पे करेंगे। अगर कोई इंटरेस्ट एप्लीकेबल है, आपने आईटीआर लेट फाइल की है तो ऐसे में आपको इंटरेस्ट पे करना होता है। अगर आपने एडवांस टैक्स डिलेड डिपॉजिट किया है या फिर डिपॉजिट नहीं किया है तो भी आपको इंटरेस्ट पे करना होता है। तो सेक्शन 234A, 234B, 234C के तहत अगर आपकी कोई इंटरेस्ट लाइबिलिटी है वो आप पे करेंगे विद लेट फीस और पेनल्टी। अगर कोई लेट फीस या पेनल्टी आपके केस में एप्लीकेबल है तो वो भी आप क्या करेंगे, साथ में पे करेंगे। तो ये कुछ स्टेप्स है जो आपको क्या करने हैं, फॉलो करनी है। तो इसको अगर मैं समराइज करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको टोटल इनकम कुछ इस तरह से कैलकुलेट करनी है। सैलरी इनकम है, सैलरी इनकम में से अगर कोई एग्जेम्पशन है, जैसे कि मैंने आपको बताया सेक्शन 10 क्लोज 13A में हाउस रेंट अलाउंस की आपको क्या मिलती है, एग्जेम्पशन मिलती है। तो एचआरए की अगर कोई एग्जेम्पशन है वो आप क्लेम करेंगे। डिडक्शन है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि 50,000 रुपीज की है वो अगर आपके केस में एप्लीकेबल है तो वो आप लेस करेंगे। अगर इंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन आपको मिलती है, प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन आपको मिलती है, तो जो भी आपके केस में अवेलेबल है आप क्या करेंगे, वो लेस करेंगे। और यहाँ पर आपकी नेट सैलरी इनकम आ जाती है। उसके बाद अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी दैट इज रेंटल इनकम है तो रेंटल इनकम से अगेन आप क्या करेंगे, कुछ एग्जेम्पशन या डिडक्शन जो भी आपके केस में अवेलेबल है, जैसे कि मैंने बताया था प्रॉपर्टी टैक्स अगर आप पे करते हैं या फिर इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन आप पे करते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन है 30% फ्लैट्स जो है आपका रेंटल इनकम क्या होता है, वो लेस कर दिया जाता है। तो 30% की अगर कोई डिडक्शन है स्टैंडर्ड डिडक्शन तो वो आप लेस करेंगे। तो इस तरह बेसिकली हेड स्पेसिफिक जो एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस है वो लेस करने के बाद क्या आ जाती है आपकी नेट सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम, कैपिटल गेन इनकम, बिजनेस प्रोफेशनल इनकम और अदर सोर्सेज इनकम। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे क्लबिंग ऑफ इनकम। अगर किसी और व्यक्ति की इनकम आपके हाथ में टैक्सेबल है वो आप ऐड करेंगे। लेस करेंगे सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। अगर कोई लॉस आपने कैरी फॉरवर्ड किया था लास्ट ईयर तो उसको आप सेटअप करेंगे। इसके बाद आप क्या जाती है ग्रोस टोटल इनकम। ग्रोस टोटल इनकम से आप क्या करेंगे, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A लेस करेंगे। यहाँ पर आप क्या जाती है टोटल इनकम। तो चैप्टर 6A की डिडक्शन की अगर मैं बात करूँ, आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम आप पे करते हैं, बच्चों की जो ट्यूशन फीस होती है वो आप पे करते हैं, प्रिंसिपल पेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन वो आप पे कर रहे हैं। तो बहुत सारी डिडक्शंस हैं, बहुत सारी ऐसी पेमेंट्स हैं जो एटीसी से लेकर एटीयू सेक्शन में कवर होती है जिनकी आपको डिडक्शन मिलती है। और उसके बाद क्या आती है आपकी टोटल इनकम। और इस टोटल इनकम पर आपको क्या करना है, टैक्स पे करना है। तो टैक्स आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो स्पेशल इनकम है उस पर स्पेशल टैक्स रेट्स अप्लाई करते हुए यहाँ पर जो है स्पेशल टैक्स जो है डिटरमाइन करेंगे। उसके बाद जो आपकी बैलेंस इनकम है, नॉर्मल इनकम है, उस पर स्लैब रेट्स के अकॉर्डिंग आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर आ जाती है आपकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी। उसके बाद अगर रिबेट अंडर सेक्शन 87A अवेलेबल है तो वो आप लेस करेंगे टैक्स लाइबिलिटी आफ्टर रिबेट। अगर सरचार्ज एप्लीकेबल है तो आप सरचार्ज अप्लाई करेंगे। मार्जिनल रिलीफ अगर आपके केस में अवेलेबल है तो आप मार्जिनल रिलीफ प्रोवाइड करेंगे। और उसके बाद आपकी आ जाती है टोटल टैक्स लाइबिलिटी। टोटल टैक्स लाइबिलिटी से आप क्या करेंगे, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है ऐड करेंगे। यहाँ पर आ जाती है आपकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी, जिसमें आप क्या करेंगे, अगर कोई इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A, B, C
अगर एप्लीकेबल है तो वो आप ऐड करेंगे। यहाँ पर आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी आ जाती है। नेट टैक्स लायबिलिटी से आप क्या करेंगे, टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, जो भी आपने पे किया है वो आप क्या करेंगे, लेस करेंगे। और यहाँ पर बैलेंस आपकी अमाउंट क्या आ जाती है, टैक्स पेबल और रिफंडेबल। अगर आपने ज्यादा टैक्स पे कर दिया है तो ऐसे में रिफंडेबल रहेगा, आपको पैसा वापस मिलेगा। आईटीआर फाइल होने के बाद वो पैसा आपके दिए गए अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। और अगर आपने टैक्स कम पे किया है, आपका टैक्स ज्यादा बनता है, तो बैलेंस अमाउंट आप क्या करेंगे, पे करेंगे। तो ये तो थे स्टेप्स, आप कैसे आप जो है टोटल इनकम कंप्यूट करेंगे, कैसे आप टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे एक्सेल के अंदर हम कैसे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम प्रिपेयर करें।